शुरू करते हैं तो हम बिजनेस को शुरू करने वाले को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब कोई भी संस्था हो उसका। हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आज स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के स्मॉल बिजनेस के बारे में। अब स्मॉल बिजनेस क्या होता है? अब जब बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी तरीके के बिजनेस के बारे में, तो जो बिजनेस है, यदि मैं स्मॉल बिजनेस की जगह पे एंटरप्रेन्योर को लिखूं, मैं क्या लिखूं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है या एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब किसी बिजनेस को करना और एंटरप्रेन्योर मतलब करने वाला। ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर क्या बताया? एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या एक तो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर होते हैं, है ना। एक तो होंगे एंटरप्रेन्योर जो बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं और एक वो जो स्मॉल लेवल का बिजनेस करते हैं। एक तो लार्ज, एक होंगे स्मॉल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे। इसने क्या बताया? अब लार्ज को और स्मॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा क्राइटेरिया होगा जो ये बताएगा कि ये एंटरप्रेन्योर है वो लार्ज है और ये एंटरप्रेन्योर है वो स्मॉल है। कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। उसके बारे में क्या बताया इसने कि लार्ज एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया पहले। तो लार्ज एंटरप्रेन्योर आर दोज एंटरप्रेन्योर्स हु ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, बस इतनी की बात छोड़ दी। और स्मॉल एंटरप्रेन्योर आर दोज एंटरप्रेन्योर्स हु वर्क ऑन ए स्मॉल स्केल। अब हम स्केल का भी, तो अब स्केल क्या होता है? एक पैमाना होता है, एक मात्रक होता है जिसको मापता है, बताता है। अब किसी भी चीज को हम बगैर मापे ये तो बता सकते हैं कि वो लार्ज है या स्मॉल है, उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा, है ना। अब हम लार्ज और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या है लार्ज और स्मॉल एंटरप्रेन्योर के बारे में। अब इसने लार्ज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके बारे में क्या बताया कि बिजनेस जो होता है कैसा बिजनेस होता है और जो स्मॉल बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस को हम लार्ज बिजनेस से जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके क्राइटेरिया बताए गए। क्या? दो क्राइटेरिया बताए गए स्मॉल बिजनेस के या लार्ज बिजनेस या स्मॉल बिजनेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। दो क्राइटेरिया बताए। क्या बताए? एक तो क्राइटेरिया बताया क्वांटिटेटिव, एक तो क्राइटेरिया क्या बताया? क्वांटिटेटिव। एक क्राइटेरिया बताया क्वालिटेटिव। एक तो क्राइटेरिया बताया क्वांटिटेटिव, एक बताया क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। अब जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव जो क्राइटेरिया है, अब उसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को बताने वाले, है ना। क्वालिटी एक कैसी चीज है जो छिपी हुई है, अंदर छिपी हुई है। जब हम उसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे? जब हम उसको यूज करेंगे, जब हम उसके साथ कंफ्रंटेशन हमारा कभी होगा तब हमें पता लगेगा कि भाई ये चीज क्वालिटी इसके अंदर है या नहीं है। लेकिन क्वालिटेटिव क्राइटेरिया क्या है? हम एक चीज को देख के एक लुक आफ्टर लेंगे ही हम उसको पता लग जाएगा एक लुक से ही कि भाई ये स्मॉल है या लार्ज है। अब उसको नापने के लिए मैंने क्या बताया क्राइटेरिया? सबसे पहला क्या है? कैपिटल एक कौन सा क्राइटेरिया है? क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया कैपिटल। अब क्या कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है? हम क्या कैपिटल को देख के बता सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर बड़ा है या छोटा है? एक ने लगा रखे 5 लाख, एक ने लगा रखे 5 करोड़, तो क्या हम उससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है या ये लार्ज एंटरप्रेन्योर? ये डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं ना। तो एक तो सबसे पहला जो क्वालिटेटिव बताया, क्वांटिटेटिव बताया, वो क्या बताया? सबसे पहले तो कैपिटल, जिसको देख के बताता हूं। दूसरा क्या होता है? असेट्स। असेट्स का नहीं पता लगेगा, उसके पास जितनी भी असेट्स हैं जो ऑक्युपाई करता है बिजनेस में, वो क्या हम उसको देख के ये बता सकते हैं कि भाई ये बड़ा है या ये छोटा है?
अब कोई मुझसे पूछे कि आप क्या करते हो, जी मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। अच्छा जी, दूसरा आदमी आता है वो बोलता है आप क्या करते हो, जी मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। वैसे बाहर से देखने में तो हम दोनों ट्रांसपोर्टर लगते हैं, लेकिन जब उसके अंदर जाया जाता है पूछा जाता है जी आपके पास कितने ट्रक हैं, पहले जी एक ट्रक मैं चलाता हूँ। क्या मैं झूठ बोल रहा था, कोई मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, कर रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। मेरे पास ट्रक है मेरा, मैं हूं और मेरे भाई दोनों ट्रक पे अपनी गेड़ी मारते हैं, सामान की ढुकते हैं। थ्रू आउट इंडिया, ऑल इंडिया परमिट हमारे पास, वी आर ट्रांसपोर्टर्स, हम काम करें ट्रांसपोर्ट का, अपने ट्रांसपोर्ट का नाम भी रखा हमने, सारी चीजें हैं। लेकिन एक दूसरा बंदा आया हुआ है, उससे पूछते हैं हाँ भाई आप ट्रांसपोर्टर हैं, यस वी आर ट्रांसपोर्टर्स। कितने व्हीकल्स हैं जी, 500 व्हीकल्स हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन उस असेट्स को देख के हमें आइडिया लग गया ना कि ये लार्ज लेवल का एंटरप्रेन्योर है और ये स्मॉल लेवल एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो असेट्स भी, कैपिटल भी और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी से भी क्राइटेरिया का आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये लार्ज है या ये स्मॉल है। एम्प्लॉयमेंट से भी, क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं बता देगी, एक आदमी के अंदर 500 आदमी काम करते हैं और एक आदमी के अंदर कोई काम नहीं, मेरे भाई बस साथ में मेरे, एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन तरह की। कोई आदमी आके बोलता है कि मेरे पास मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं और मेरे अंडर जो है 500 लोग काम करते हैं, इसका मतलब वो क्या है कि लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर है, एंड वी आर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। क्या उससे आइडिया नहीं लग जाएगा? लग जाएगा ना। और क्या हो सकता है क्राइटेरिया? फिर बताया गया सेल्स, फिर क्या बताया गया? सेल्स, सेल्स मतलब लेवल ऑफ बिजनेस रेवेन्यू, क्राइटेरिया, आउटपुट, हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। आप प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट प्रॉफिट। एक आदमी बोलता है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और एक आदमी बोलता है सुबह से लेकर शाम तक मैंने 20,000 रुपए की सेल की। तो कौन बड़ा एंटरप्रेन्योर है? ये सेल है, ये प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट वाला बड़ा एंटरप्रेन्योर है। यस सर। तो क्या लेवल ऑफ सेल्स से हमें आइडिया मिल जाएगा कि कितना लेवल ऑफ सेल हमारा बड़ा होगा, जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतने ही चांसेस ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो वो भी एक क्राइटेरिया है जिससे हम क्या बता सकते हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, कंबाइंड फैक्टर्स, ये डिसाइड करते हैं लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर। दोनों केसेस में स्मॉल है या लार्ज है, हम इनके बेसिस पे, किसके बेसिस पे भाई, कैपिटल के बेस पे, एसेट्स के बेस पे, प्लांट एंड मशीनरी के बेस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे, सेल के बेस पे, ये बेसिक से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे वी डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर यू आर, है ना। किस तरीके के आप एंटरप्रेन्योर हैं, उससे हम आइडिया लगाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बातें बताइए क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव की बात क्या होती है? क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि एक बड़े बिजनेस में, एक छोटे बिजनेस में, आपने जिन दिनों से आप बिजनेस को पढ़ते आ रहे हैं, आपने मैनेजमेंट पढ़ी है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है, कंपनी लॉ पढ़ी है ना, बीआरएफ पढ़ी है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा है, आपने बहुत सारी चीजें अकाउंट्स के बारे में देखा है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बिजनेस का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टाइल ऑफ बिजनेस चेंज होता जाता है। क्यों चेंज होता जाता है? कि हमारे पास लिबर्टी होती है एक्सपर्ट लोगों को लेके आने की। यदि मेरे पास लेवल का बिजनेस बड़ा है तो आई कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉइज, चाहे वो मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे वो वर्कर हो। मेरे पास फील्ड के बेस्ट लोगों को हायर करने की कैपेबिलिटी होगी, तो मैं बेस्ट लेके आऊंगा। क्या बेस्ट आदमी बेस्ट काम नहीं करके देंगे मुझे? करके देंगे ना। तो जैसे ही हम क्या उससे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये बिजनेस जो है वो बड़ा है या छोटा है। तो क्वालिटेटिव सबसे पहले क्या होता है? स्टाइल ऑफ ओनरशिप, स्टाइल ऑफ ओनरशिप से पता लग जाएगा
स्टाइल ऑफ ओनरशिप मतलब ये फर्म है, कंपनी है, क्या है, एचवीएफ है, कोई एचवीएफ है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उससे क्या उसका लेवल का पता लग जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल, जैसे हम लेवल ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिविजुअल से होता है, मैं अकेले व्यापार कर रहा हूँ, या फिर एचवीएफ मैं पूरे परिवार के साथ काम कर रहा हूँ, मैं हूँ और मेरा परिवार है, हम एचवीएफ बना के काम कर रहे हैं। या फिर घर में तो स्किल्ड आदमी नहीं है लेकिन मैंने दूसरा आदमी बाहर का ले लिया तो हम फर्म बना के काम कर रहे हैं, है ना। और हमें बड़े लेवल पे काम करना तो वी कैन फॉर्म ए कंपनी, लार्ज लेवल पे काम कर सकते हैं हम कंपनी बना के। तो अलग अलग फॉर्म्स है ना। तो जो एंटरप्रेन्योर होगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, तो उससे उसके स्टाइल ऑफ ओनरशिप से पता लग जाएगा कि भाई ये फर्म है तो इतनी बड़ी नहीं है, ये कंपनी है बड़ी है, एचयूएफ है, ज्यादा बिजनेस नहीं होगा, इंडिविजुअल है, लिमिटेड बिजनेस है, क्या उसे हम आइडिया लगा सकते नहीं लगा सकते स्टाइल ऑफ ओनरशिप से। ये कौन से हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि भाई जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। दूसरा बताया गया मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यदि मैं ओनर हूं, मेरे हाथ में ही है, तो मेरे पास लिमिटेड मैनेजमेंट, एक आदमी लिमिटेड मैनेजमेंट कर सकता है। मैं स्किलफुल हो सकता हूं लेकिन मैं हर काम में स्किलफुल नहीं हो सकता हूं। तो क्या मैनेजमेंट और कंट्रोल को देख के ये पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में एक बड़े मतलब लेवल की मैनेजमेंट है, काफी बड़े लोग हैं, काफी मतलब बहुत तरीके के लोग हैं, जैसे कंपनीज में होते हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके हाथ में होता है? शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन सब के पास मैक्सिमम लोगों के पास क्या होती है? ओनरशिप होती है। दे ऑल आर ओनर्स। हमने पढ़ा अकाउंट्स में। तो क्या हम उसको देख के नहीं पता लगा सकते कि भाई जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है उसको देख के भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये जो है किस तरीके का एंटरप्रेन्योर, बड़ा है या छोटा है। तीसरा बताया गया टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, जो टेक्निकली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स को या सिस्टम को अडॉप्ट करके काम कर रहा है। और वो आदमी जो आज के दिन पुराने लेवल पे ही काम करने लगे हुए हैं, तो क्या हम उनसे पता नहीं लगता? हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम टाइम सेव करेंगे, हम कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी दो ही तो काम करती है। टेक्नोलॉजी केवल दो ही काम करती है। क्या? कि एक तो काम को आसान बनाती है, आसान बनाती है इसका मतलब वो इफेक्टिव हो जाती है, स्पीडली काम होने लग जाता है। और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। 5 आदमी मिलके उतना काम नहीं कर सकते पूरा दिन में, जितना एक मशीन 5 घंटे में कर देगी, 4 घंटे में कर देगी, 3 घंटे में कर देगी। आप एक खड्डा खुदवाना लग जाओ, एक जो किला है उसके आपने एक दाना खोदना, उसके अंदर नाली बनानी है, यदि 2 आदमी लगे रहेंगे तब शाम तक पूरे किले का वो बनाएंगे ना। और यदि एक जेसीबी ले आएंगे वो 2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में खोद के भी कर देगी, साफ भी कर देगी, एक सा भी कर देगी, मिट्टी को उठा के साइड में डाल देगी, और थोड़ा बहुत दूर भी डालनी हो मिट्टी वहां पे उठा के डाल देगी। कर सकती है? कर सकती है, कर सकती ना। तो मशीन ने क्या किया? टाइम बचाया, कॉस्ट भी बचा दी, है ना। कॉस्ट भी बचाती है और टाइम भी बचाती है, दोनों चीजें बचा देती है। तो हम टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे हम स्केल ऑफ बिजनेस का भी आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे स्मॉल और लार्ज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डिस्टिंक्शन करने के, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनको क्राइटेरिया बताए गए। फिर बताया गया किस चीज के बारे में? अब स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बारे में बताया गया। एक टर्म आती है MSME। एक टर्म क्या आती है? MSME। ये और तरीके की भी सारी टर्म्स आती हैं। MSME एक टर्म आती है ना। माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो ये हो गया स्मॉल
और ये हो गया मीडियम। और ये और एंटरप्राइज। MSME। अब इसमें क्या बताया गया, क्लासिफिकेशन बताया गया है 1/7/2020 से 1/7/2020 से क्या बताया, रिवाइज कर दिया गया है। रिवाइज कर दिया गया तो क्या बताया इसने, इन्होंने बताया कि जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उसमें जो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1/7/2020 से रिवाइज कर दिया। रिवाइज करके क्या बताया इन्होंने कि यदि कोई इंटरप्राइज माइक्रो इंटरप्राइजेस कब मानी जाएगी, जब उसकी में ना इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, है ना, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। तो इन्होंने क्या बताया, हम साफ कर देते हैं। 1/7/2020 से माइक्रो क्या है, एंटरप्राइजेस है, इसमें क्या बताया कि इक्विपमेंट्स में प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। एक तो ये क्राइटेरिया है, और उसकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स है, डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। यदि कोई एंटरप्राइजेस है, यदि उसमें इक्विपमेंट्स में प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस एज पर द रिवाइज गाइडलाइंस 1/7/2020। बात समझ आई? माइक्रो के बारे में बताया। फिर इसने बताया माइक्रो के बाद कौन सा आता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्या आ गया, स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब स्मॉल एंटरप्राइजेस में उन्होंने क्या बताया कि यही क्राइटेरिया, एक था 1 करोड़, अब ये 10 करोड़ कर दिया। मतलब प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में कितने से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ लगा दो। आसान है मुश्किल है? आसान। समझ में आ गया? अब मैं मीडियम के बारे में बात करूं तो मीडियम के बारे में 5 गुना कर दिया। इसका 5 गुना कितना होता है, 50, और इसका 5 गुना 250। वहां कितना गुना हुआ था, 10 गुना। तो यहां पे कितना हो गया, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 50 करोड़ और 500 करोड़, 250 करोड़। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें हैं। थ्योरेटिकल है लेकिन समझने का मतलब है, हम कितने अच्छे से उसको समझ सकते हैं, कितने अच्छे से समझा पाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ओके, डन है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब इससे आगे जो बढ़ते हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहां तक ओके है, साफ कर दें इसको। अब जो मैंने अभी तक तो आपको जो बातें बताई है ना, उससे बाहर में जाऊंगा। अब मुझसे बात नहीं होगा, जितनी बातें थी ना इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं जो बातें बताऊंगा ना, आपको वही बातें बताऊंगा।
अब मुझसे कोई ये पूछ ले कि स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताओ, क्या बताओ? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताओ, क्या बताओ? फीचर्स बताओ। तो कौन से फीचर्स बताऊंगा? जो मैंने बताए थे क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंशिएशन, वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही तो विशेषता है। क्या? सबसे पहला ओनरशिप स्टाइल, मैंने बताया था वहां पे ओनरशिप स्टाइल बताएगी कि ये बिजनेस छोटा है या बड़ा है। दूसरा मैंने बताया कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, उससे भी हम आइडिया लगाते हैं कि ये बिजनेस छोटा है या बड़ा है। तीसरा बताया था मैंने वो टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे भी पता लगेगा कि भाई ये बिजनेस छोटा है या बड़ा है। और फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक नेचर, एक नई चीज बताई इसने, क्या? फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस आर डायनेमिक इन नेचर एंड मोर फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब क्या होता है कि जब स्मॉल जो एंटरप्राइजेस होते हैं या स्मॉल बिजनेस होता है उसके पास चेंज करने के लिए लिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं, लिमिटेड क्राइटेरिया होता है उसका काम करने का। तो यदि कोई नई गाइडलाइंस या नई कोई टेक्नोलॉजी या नई तरीके के कोई प्रतिबंध सरकार द्वारा लग जाते हैं किसी बिजनेस के ऊपर, तो उनको चेंज करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया ऑफ बिजनेस है, लिमिट्स ऑफ बिजनेस है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। छोटे में तो हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ज्यादा आसान है हमारे लिए, तो ज्यादा फ्लेक्सिबल माने जाते हैं, फ्लेक्सिबल डायनेमिक माने जाते हैं। कौन से स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेस हैं उनको ज्यादा डायनेमिक और फ्लेक्सिबल माना जाता है। लार्ज लेवल पे कोई चेंज करना पड़ जाए, जैसे अभी मारुति सुजुकी को ये बोल दिया गया कि आप इलेक्ट्रिक कार्स लेके आइए, आप डीजल इंजन बंद करिए। अब उनके पास इतने बड़े बड़े प्लांट हैं जहां पे डीजल इंजन बन रहे हैं, जहां पे गाड़ियां बन रही हैं, अब वो एक से कहां से लेके आए यार, चेंज करना बड़ा मुश्किल हो गया है ना, चेंज करना मुश्किल हो गया ना। तो जितना बड़ा बिजनेस होता है वो उतना कम फ्लेक्सिबल होता है, क्यों? क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो लार्ज लेवल तक फैली हुई होती हैं। टेक्नोलॉजिकल जो 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 आपको चेंजेस करने पड़ेंगे वो लार्ज लेवल पे करने पड़ेंगे, और उस प्रोसीजर में क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम का जो प्रोसेस होता है एक हिसाब चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं वो क्या होती हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो जल्दी से अपनी चीजों को अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है, फिर बताया गया एक और शॉर्ट, एक तो शॉर्ट इसमें होता है गेस्टेशन पीरियड। अब ये शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करते हैं वो लार्ज लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस में वो स्मॉल लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो लार्ज लेवल की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है वो रिटर्न का प्रोसीजर भी लार्ज ही होता है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी रोड को के ऊपर जो आप जाते हो जहाँ पे टोल लगे हुए होते हैं तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये होती है 500 करोड़ में ये रोड बनाया गया, 700 करोड़ में ये रोड बनाया गया, और उस रोड की जो कॉस्ट है वो टोल लगा के हर गाड़ी से किसी से 20, किसी से 50, किसी से 100 रुपए लेके वो पूरा करने लगे हुए है ना। क्या 500 करोड़ पूरे करने में कितना टाइम लगेगा? उनको ज्यादा टाइम लगेगा ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो बड़े इंटरप्राइजेस हैं, उनके इन्वेस्टमेंट का लेवल बड़ा है, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो धीरे 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 धीरे, और जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनका गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, स्मॉल। कैसे? छोटे काम करते हैं, छोटे बिजनेस में जो लोग हैं वो उनका क्या है, अब भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, उससे कमाई करी, फिर उनमें से और इन्वेस्ट किया, फिर उससे कमाया, फिर और इन्वेस्टमेंट किया, मतलब तुरंत पकाई तुरंत खाई, उनका ये काम होता है। ज्यादा बड़ा नहीं करते, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का काम करते हैं और उसमें इनकम आ जाती है।
ठीक है ना। अब एक बात बताइए, मान लिया कि जब जियो कंपनी आई, जो एक लार्ज स्केल एंटरप्राइज है, उन्होंने सबसे पहले क्या आपको उसने सिम बेचना शुरू कर दिया और आपने खरीद लिया? नहीं, उसने पहले क्या किया, उसने अपना पूरा सेटअप बनाया। उन्होंने स्पेक्ट्रम भी खरीदे होंगे, स्पेक्ट्रम वगैरह जो होते हैं वो भी खरीदे होंगे, आवर्स भी लगाए होंगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए भी काम किया होगा, है ना, सेलुलर कनेक्टिविटी के लिए भी काम किया होगा, अपनी सर्विसेज के ऊपर भी काम किया होगा। उसके टाइम पे उसने जियो टीवी और जियो ऐप और पता नहीं बहुत सारी चीजें दूसरी भी आपको ऑफर करी हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लार्ज लेवल पे की और फिर 1 साल तक 1.5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट सिम बेची, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड आपको कॉलिंग दी, मैसेज दिए, इंटरनेट दिया, एवरीथिंग वाज फ्री 1 साल तक। तो इतनी लार्ज लेवल पे उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट की है। और जब उसके रिटर्न आने का नंबर हुआ 1-1.5 साल के बाद उन्होंने ये बोला है कि आप 300 रुपए का 400 रुपए का रिचार्ज करा सकते हो 3 महीने के लिए। रिटर्न कब आई? लेट आई ना। क्या कोई छोटा एंटरप्रेन्योर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लान आपको दे सकता है? अब आप 1 साल तक 1.5 साल तक 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट चलाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करो, मैसेज करो, कुछ करो, अनलिमिटेड। अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा स्मॉल स्केल वाला। तो लार्ज स्केल क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है उसमें शॉर्ट होता है, जो लार्ज स्केल होता है वो लॉन्ग टर्म तक वेट कर सकता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आने। ठीक है। और लोकल एरिया ऑपरेशंस मतलब क्या है, जो लार्ज लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या है, वो लार्ज लेवल पे एरिया उनका क्या होता है, ऑपरेशन जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। और जो स्मॉल स्केल होता है उसका फीचर्स क्या होता है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का तो लोकल ऑपरेशंस करते हैं, ज्यादा बड़े लेवल में काम नहीं करते, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, ज्यादा बड़े लेवल का एरिया कवर नहीं करते, वहीं की जो 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 जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करना है। ठीक है, उसी के ऊपर काम करते हैं स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे वहां पे इनकम बढ़ती रहेगी वो लार्ज लेवल की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। तो इस तरीके के फीचर्स थे। बात वही होगी, चैप्टर में कुछ नया नहीं आएगा, ये बात समझ में नहीं आया आपको। चलो अब हम बात करते हैं इससे आगे। अब इससे आगे बात करते हैं स्कोप के बारे में बात करते हैं। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इसके स्कोप के बारे में, कहां स्कोप बताया गया कि जितने भी स्कोप है ना उनको 3 हिस्सों में बांट दिया टाइप्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से। पहले टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा है, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। एक तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग। एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा होगा ट्रेडिंग का, और तीसरा होगा सर्विस का। 3 ही टाइप के बिजनेस हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग है, या ट्रेडिंग है, या सर्विस है। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, और कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 क्राइटेरिया, 3 मेन तरीके के बिजनेस हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग का कैसे बिजनेस हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग में जैसे विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हैं, स्मॉल स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। तो विलेज या कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं वो 3 तरह भागों में बांटी गई है, एक तो माइक्रो, एक स्मॉल, एक मीडियम, है ना। यस सर। तीनों को कवर करते हैं हम। उसमें किस चीज को देखते चलेंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स को देखे चलेंगे, और एक टर्नओवर को देखे चलेंगे, लेवल ऑफ टर्नओवर। और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है ना। तो क्या बताया गया, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसके टाइप्स में किस तरीके के हो सकते हैं, स्कोप कहां पे, जैसे विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हो सकती है, या हैंडलूम्स या हैंडीक्राफ्ट्स पर काम करते हैं वो हो सकती हैं, या मॉडर्न स्मॉल एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कि विलेज या कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, जैसे इसमें पहला बताया कि विलेज एंड कॉटेज
विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। अब इसने क्या बताया इसके बारे में कि ये बिजनेस है, ये जनरली लोग अपने घर से करते हैं, घर पे बैठ के काम करते हैं। विलेज एंड कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होती हैं अपने घर पे बैठ के काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठ के मास्क बना रहे हैं। काम है ये भी, घर पे बैठ के काम घर पे बैठ के अपने मास्क बनाते हैं और बेच रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि एक आदमी उनको सबको काम दे देता है, अरे भाई आपको ये है, हर मास के ऊपर आपको 1 रुपया 2 रुपया 2.5 रुपए जो भी है वो बचेंगे, मैं उसको 5 रुपए का बेचूंगा और आप कितने बनाओगे, बना के मुझे दोगे, मैं आपको उस हिसाब से हमको पेमेंट कर दूंगा और आपसे मास कलेक्ट कर दूंगा और बाहर बेचता रहूंगा। और ऐसे ऐसे करके मैंने 5 परिवार, 7 परिवार, 10 परिवार, 15 परिवार कर दिए, तो बहुत सारे मास बन जाएंगे। आपकी भी इनकम है, मेरी भी इनकम है और हमारा बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है ना। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर दूसरा बताया इन्होंने क्या, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स का काम। आपने देखा होगा बहुत बार के हैंडलूम्स का जो होता है, हैंड हैंडीक्राफ्ट, आप कई बार मेलों में जाते हो, मेले जो लगते हैं वहां जाते हैं हम, या फिर आप जैसे हिमाचल गए होगे या और कहीं गए होगे, तो वो वहां पे लोकल जो चीजें होती है ना हाथ से बनाई हुई वो आपको मिलेंगी। कहीं पे आपको टोकरी बनाई हुई मिलेंगी, सुंदर सुंदर टोकरियां मिलेंगी आपको, है ना। चेयर्स मिलेंगी हाथ से बनाई हुई, बांस की या इस तरीके की, है ना। तो वो हैंडीक्राफ्ट का काम है, हाथ से बनाते हैं, तोते बना देते हैं, सीनरी बना देते हैं हाथ से। आपसे हाथ से सीनरी बनाई देखिए आपने, बहुत सारे लोगों के घर में टिकी रहती हैं। तो इस तरीके के और कुछ नहीं करिए, जैसे कुम्हार जो है वो बर्तन बनाता है, उसके ऊपर बहुत कुछ चीज छाप छाप के अलग अलग तरीके की, तो ये सारे हैंडीक्राफ्ट का काम में आता है, हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट के काम में आते हैं। अब इसने बताया टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कैन वर्क ऑन देयर ओन हाउस एंड रिक्वायर्स, मतलब क्या, मतलब जब ये काम करते हैं हैंडलूम्स और क्राफ्ट्स का काम करते हैं, उनमें क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। उन्होंने क्या बताया कि जो स्मॉल स्केल जिसको माना जाएगा, स्मॉल स्केल के लिए क्या बताया गया कि वहां पे ना स्पेस बताया गया, स्पेस को के बारे में बताया गया कि स्पेस कितने से कम होना चाहिए, 300 स्क्वायर फीट से कम के स्पेस में काम होना चाहिए। जो काम हो ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, वो स्पेस जो उसके पास हो, वो स्पेस कितने से कम होना चाहिए, 300 स्क्वायर फीट से कम का स्पेस होना चाहिए जहां वो काम कर रहा हो। पहली चीज। दूसरी चीज बताई कि जो पावर है वो 2 किलोवाट से कम होनी चाहिए कंजम्पशन। पावर जो कंजम्पशन है वो कितने से कम होनी चाहिए, 2 किलोवाट से कम होनी चाहिए। और वर्कर्स जो है वो 5 से कम होने चाहिए, लेस देन 5। 300 स्क्वायर फीट से कम की जगह होनी चाहिए, 2 किलोवाट से कम की पावर कंजम्पशन होनी चाहिए और 5 से कम वर्कर होने चाहिए, और एक नो पोल्यूशन इज कॉज्ड, मतलब पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। बस मैं ही, तो ये कुछ क्राइटेरिया बताइए। फिर तीसरा मॉडर्न, जो मॉडर्न है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्राइजेस, ये मॉडर्न स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में बताया गया। तीसरा क्या बताया गया, मॉडर्न के बारे में, मॉडर्न स्मॉल एंटरप्राइज। इसमें क्या बताया गया, इसमें 2-3 तरीके की बताया गया, जैसे स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या के बारे में क्या बताया गया कि मशीनरी जो है ना वो 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। स्मॉल में तो यही है, स्मॉल एंटरप्राइजेस हमने देखा था, उसमें भी तो 1 करोड़ ही था, वो कितना था 10। और यहाँ पे क्या बताया गया 1 करोड़, और वहां पे माइक्रो था उसमें कितना था 1 करोड़। वो रिवाइज गाइडलाइंस है। अब इसने यहाँ पे क्या करा है, स्मॉल एंटरप्राइजेस में, स्मॉल एंटरप्राइजेस इन इंडस्ट्री हैविंग एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर नॉट मोर देन 1 करोड़। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें क्यों होगी, क्योंकि ये तो पुरानी बात है, उसने वो नई गाइडलाइंस बताई। तो यदि यहाँ पे 1 करोड़ लिखा हुआ है, नई गाइडलाइंस 10 करोड़ बोलती तो हम 10 करोड़ ही मानेंगे,
ठीक है। फिर दूसरी बात बताएगी कि एंसिलियरी जो इंडस्ट्रीज होती है, कुछ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 75 लाख, मतलब उसमें ना आपकी 75 लाख का क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे इसमें 1 करोड़ का दे रखा है, उससे नीचे 75 लाख का क्राइटेरिया दे रखा है। और फिर उससे जो तीसरी जो टाइम इंडस्ट्रीज होती है उसमें 5 लाख, उसकी और छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना उनका और क्या कर दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया फर्दर। ठीक है, एक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, फिर एंसिलियरी और फिर टाइनी। टाइनी मतलब 5 लाख तक, एंसिलियरी मतलब 75 लाख तक और स्मॉल मतलब 1 करोड़ तक। किसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? प्लांट एंड ठीक है। फिर इसने आगे के बारे में बताया कि तो ट्रेडिंग के बारे में बताया, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जो ट्रेड का काम करती है। अब जो ट्रेड का काम करती हैं इसमें क्या बताया इन्होंने कि these types of small enterprises are engaged in sale and purchase and exchange of goods and services। अब ट्रेडिंग का काम करना है, बढ़ाना तो कुछ नहीं, उन्होंने क्या किया, बड़ा बनाया, सामान लेना है, इधर से लेना है, वहां बेच देना है। इस तरीके के काम में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, जरूरी थोड़ी है हर लोग मैन्युफैक्चरिंग में ही होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ट्रेडिंग में भी हो सकते हैं, बनाना जरूरी नहीं है। बड़े बड़े सामान को भी खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं लोग, या एक्सचेंज करने का काम कर सकते हैं, इधर उधर पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या बताया उन्होंने कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी स्मॉल इंडस्ट्रीज का बड़ा स्कोप है, क्योंकि मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, है ना। तो ये जो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे भी इसका खूब स्कोप है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। ठीक है। और तीसरा बताया सर्विस। सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर में मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सर्विस सेक्टर जनरली जो काम करता है वो 3 चीजों के ऊपर काम करता है। सर्विस सेक्टर जो काम करता है उसमें सबसे पहली चीज जो चीज होती है वो प्रोफेशनल सर्विसेज में काम करता है। सर्विस सेक्टर जो काम करता है सबसे पहले किसमें काम करता है? प्रोफेशनल सर्विसेज में। वो सर्विसेज जिसमें प्रोफेशनलिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोफेशनल आदमी काम कर सकता है, जैसे कोर्ट का काम, ऑल लॉयर्स आर प्रोफेशनल, जैसे अकाउंट्स का काम, सीए प्रोफेशनल, डॉक्टर का काम, डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स। तो सर्विस सेक्टर में तो सबके स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज बताइए आप, कॉमर्शियल सर्विसेज। कॉमर्शियल सर्विसेज मतलब किस तरीके की? आपने पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में सुना होगा। आप शिफ्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आदमी आएंगे आपके सामान को पैक करेंगे और जहां को जाना वहां पर सामान को सेफली पहुंचा देंगे, है ना। आजकल एक नई ऐड आती है टीवी पे, आपने देखा होगा कि आपका कोई सामान खराब हो गया है, आपको बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस नंबर पे फोन नंबर डालो और वो आपके घर आएगा, आपके घर पे ठीक करके जाएगा सब चीजें। आई देखोगे अपने ऐड, कोई भी आपका इक्विपमेंट खराब हो गया है, आएगा उसको आपके इक्विपमेंट को घर पे ही बैठ के ठीक करके जाएगा। ये क्या काम है? सर्विस का काम है। सर्विस तो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, ये क्या देते हैं आपको? सर्विसेज। सामान किसी दुकान से उठाते हैं और आपके घर पर पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। बैंक जो हम क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं। या पर्सनल सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि क्लीनिंग की, रेस्टोरेंट की, तो आपको जोमेटो टोमेटो जो है खाना तो वो भी देते हैं, लेकिन जोमेटो टोमेटो क्या करता है? आपके घर तक पहुंचा देता है। जोमेटो टोमेटो केवल क्या करता है? घर तक खाना पहुंचाने का काम करता है वो। उसका टाई अप है बहुत सारे, जितने कि आपके लोकल लेवल, लोकल ही जो जितने भी रेस्टोरेंट है उन सबसे उसका टाई अप होता है। आप जोमेटो से या टोमेटो से क्या करोगे? स्विगी से क्या करोगे? आप ऑर्डर डालोगे, ऑर्डर आप देख लोगे कोई जोमेटो पे या स्विगी पे ये रेस्टोरेंट है, उनके ऊपर ऑर्डर डाल दोगे, आपको छूट मिल जाएगी, आपका ऑर्डर वहां प्लेस हो जाएगा। आपको वहां जाके खाना पड़ता है, लेकिन आपको घर पे ही खाना आ जाएगा, वो घर पे आके पहुंचा देंगे। ऐसी ऐसी पर्सनल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इन बिजनेस को बोलते हैं सर्विस बिजनेस। ये इस तरीके के स्कोप है इसके कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि अब कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। किस चीज के बारे में बात करते हैं? अब बेनिफिट्स के बारे में। आपको क्या क्या बेनिफिट्स देता है स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है? बेनिफिट्स के बारे में बताया। आप रैशनल ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज या इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। रैशनल बोल दो या इसकी बेनिफिट्स बोल दो, हम इसको बोलेंगे बेनिफिट्स। क्या होते हैं बेनिफिट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? सबसे पहला जो बताया, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट।
आपको बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए, आजीविका के लिए बाहर कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं, आपके आसपास में एरिया में भी काम कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट एट लोकल लेवल पे प्रोवाइड करनी जाती है। हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे इतनी इंडस्ट्रीज अवेलेबल नहीं है, काम नहीं है, हैंडीक्राफ्ट का, हैंडीलूम्स का, ऐसी इंडस्ट्रीज मीडियम साइज या माइक्रो लेवल के बिजनेस कम डेवलप हैं। इसी वजह से हमें कहाँ जाना पड़ता है काम करने के लिए, गुड़गांव या दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। आप दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में आप बहुत सारे लोग देखोगे जो क्या करते हैं, अपने घर से टिफिन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। खाना तो बनाना होता है डेली, थोड़ा खाना ज़्यादा बनाते हैं और अपने 5, 7, 10, 15 जो लोग हैं वो बांध रखे हैं, उनके वहाँ टिफिन फैसिलिटी चलती है। बहुत सारी लेडीज हैं जो घर पे खाना बनाती हैं, उनके अंदर हुनर है खाना बनाने का अच्छा, या कोई जेंट्स नहीं है उनके अंदर हुनर है खाना बनाने का अच्छा खाना बनाते हैं वो, और वो खाना अपने घर पे बनाते हैं, अपने घर से ही बिजनेस चला रखा उन्होंने। टिफिन फैसिलिटी, टिफिन 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 50। यदि उनके कस्टमर हैं तो उनको फिर बाहर जाके कमाने की रिक्वायरमेंट, अपने घर पे खाना बनाओ, तुम टाइम अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा खिलाओ और पैसे कमाओ। कमाने के लिए कहीं घर से बाहर नहीं जाना। वो आइडिया यहाँ पे भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे करते भी बहुत सारे लोग, अभी भी यहाँ पे टिफिन फैसिलिटी बहुत सारी अवेलेबल है। तो काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड करती है लोकल लेवल पे। आपको घर से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आपको घर से कहीं ज़्यादा दूर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि टाइम या स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं आपके नियर बाई भी, आपसे इन्वेस्टमेंट या एम्प्लॉयमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट कर देती है। इसका बेनिफिट। अब लार्ज क्या है, मारुति तो भाई गुड़गांव है, वहां जाना पड़ेगा। अगर आपको मारुति में काम करना है, हीरो में काम करना है, तो गुड़गांव उधर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? और यहाँ बैठ के मारुति का काम करते हो क्या पे? वो तो यहाँ नहीं से रहेगी, आपको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये आपके आसपास नियर एरिया में होती हैं, तो यहाँ भी काम हो जाता है, फिर आपका हो जाता है ना। फिर क्या बताया इन्होंने अगला कि इक्वालिटी आर्गुमेंट, मतलब क्या है, ओनरशिप पैटर्न जो होता है वाइड स्पीड नहीं होता और लेबर इंटेंसिव नेचर होता है। मतलब क्या, इस चीज का दूसरा जो बेनिफिट होता है वो क्या बताया इसमें, इसने बताया कि इक्वालिटी आर्गुमेंट, इक्वालिटी। अब जितनी बड़ी ज़्यादा इंटरप्राइज होती हैं उतने उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल्स होंगे, हर तरीके के जानने वाले अलग अलग लोग होंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काम करते होंगे, आपको बहुत सारे लोगों के अंडर काम करना पड़ेगा। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको अपने घर से काम करना है और आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 होंगे, ज़्यादा लोग आते हो आपको करेंगे, कोई भी आया आपको डाटा मार के ले जाएगा। आपको अपना काम पता है, आपको उतना काम करना है, उतनी आपको इनकम ले लोगे। बात मुझे पता है आप सुबह से लेकर शाम तक 100 मास्क बना देते हो, तो मैं आपको 100 का ही ऑर्डर देता हूँ ये। लेकिन अगर मुझे कभी नीड हुई ज़्यादा कि मैं बोलूँगा जी आज मेरे 120 ही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप 120 मास्क बना के दे शाम तक। सबको मैंने 120 मास्क बनाने के लिए बोला है, क्योंकि नीड या रिक्वायरमेंट मार्केट से ज़्यादा आई है। या फिर आपको कभी कोई काम हुआ तो आप बोलोगे कि मैं आज ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज हमारे घर पर आएगा तो मैं 100 की जगह 80 मास्क बना पाऊंगी, तो आप 80 मास्क बना सकते हो। तो फ्लेक्सिबल होता है, इक्वालिटी होती है। आप जितना अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करना चाहें उतना काम आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने टिफिन फैसिलिटी चला रखी है, तो आप एक जिस दिन आपको ऐसा लगे कि भाई आज आप घर पे नहीं रहोगे, आपके आप परेशानी है, बीमार है, कोई बात है, तो एक दिन के लिए आप अपने कस्टमर्स को ये बोल सकते हैं कि भाई आज जो है टिफिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, आप अपना आज अरेंजमेंट करिए। भाई दूध देने वाला भी आता है, दूधिया जो आता है वो भी कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं आ पाता है, तो वो भी ये बोल देता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा जी, आज के लिए सॉरी, ठीक है। तो आप फ्लेक्सिबल होता है, इक्वालिटी होती है, काम को मतलब टोकने वाले कम लोग होते हैं, तो आप फ्रीली अपना काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपनी स्किल को डेवलप करने की, ठीक है। और फिर तीसरी बात बताई गई क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जितनी सारी पावर्स एक ही आदमी के पास हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स जो है वो बांट दी जाए, पावर्स जो है बांट दी जाए। स्मॉल बिजनेस होता है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं, तो आपके पास अपने काम को लेके सारे का अधिकार होता है,
ठीक है, ये नहीं है कि आदमी के पास हाई पावर है, आपको धमकाएगा, निकालेगा, बाहर करेगा, आप अच्छा काम करो तो भी आपकी नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं होता है। काम करने वाला आदमी यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज में, जब मेरे पास 3 ही बच्चे हो आपके या 4 ही बच्चे हो, आप 4 काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या मैं आपके बारे में ज्यादा चीज नहीं जान सकता? क्या आपके काम की पहचान जल्दी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। और जो आदमी जहाँ पे 200 आदमी काम करते हो और वहां पे आप कितने बच्चा काम कर लो, हो सकता है मेरी आपके ऊपर नजर पड़ेगी ना, क्या आप दूसरों से अच्छे हो। लेकिन जब छोटा ग्रुप होगा तो वहां पे आप अच्छा काम करोगे, आपकी पहचान होगी नहीं होगी ना। तो ये इसका बेनिफिट है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का। और बताएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज थोड़े होते हैं, काम करने वाले लोग भी थोड़े होते हैं, तो किसी भी रिसोर्स का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये आदमी अच्छे से काम नहीं करता। भाई आपको अच्छे से काम करना चाहिए। जो मैं आपको कपड़ा देके गया था, जो मैं आपको इक्विपमेंट्स देके गया था, उससे इस लड़की ने बनाए 100 मास्क, इसने बनाए 80 मास्क, तो मैं ये बोलूंगा ना आपने दुरुपयोग कर दिया, आपने ज्यादा कटिंग कर दी कपड़े की। इतना ही मीटर में कपड़ा इस लड़की को देके गया, इसने तो बनाए 100 मास्क, आपने बनाए 80 मास्क, तो आप अपनी गलती मानोगे नहीं मानोगे? रिसोर्सेस एक बार गलती होगी, आगे से तो आप बचाओगे नहीं बचाओगे। आपको नहीं पता होगा कैसे बनाए, तो आप इससे एक बार कंसल्ट करोगे कि आपने कैसे बनाए 100 मास्क, मेरे से 80 बने, फिर वो बताइए मैंने क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करा, क्या तरीका अपनाया जिससे मैंने ये काम अच्छे से कर पाया। छोटा ग्रुप होता है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हमारे पास 200 आदमी है तो हमें पता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन अच्छे से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, पता तो वहां भी लग जाता है, लेकिन वहां पे ज्यादा लेबोरियस काम होता है, यहाँ पे जल्दी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, फिर बताया गया किस चीज के बारे में, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। मैंने बताया था कि इतना स्क्वायर फीट एरिया होगा, इतने लोग होंगे, इतनी कंजम्पशन होगी और पोल्यूशन फ्री होगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या होती है? ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। और रिक्वायरमेंट ऑफ लेस कैपिटल, ये इसका बेनिफिट है, ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये कुछ बातें थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है।